गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने इथोलॉजी यानी कि व्यवहारिकी जो आपकी यूनिट नंबर 2 है उसमें उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था अपन ने, हनी बी का एग्जाम्पल भी लिया था और लास्ट क्लास में अपन ने हिस्ट्री स्टार्ट की थी। हिस्ट्री में अपन ने जो एग्जाम्पल लिया था वो था LSB लीके का, कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था छोटे एनिमल और बड़े एनिमल में 15 मीटर की दूरी वाला, कैसे वो शिकार करता है। इसके अलावा मैंने एग्जाम्पल दिया था फ्रांस और स्पेन की गुफाओं का, कि वहाँ पे कुछ ऐसी कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है जिनको देखने पर यह पता लगता है कि आदिकाल का जो मानव था उसमें भी अन्य प्राणियों का व्यवहार जानने का लक्षण था या करेक्टर था। यानी कि वो उत्सुक रहते थे आदिकाल के मानव भी कि दूसरे जो प्राणी हैं उनका व्यवहार कैसा होता है, तभी तो उन्होंने कलाकृतियाँ बनाई है, नहीं कलाकृतियाँ वो नहीं बना सकते थे। ठीक है, तो आज जो अपन क्लास ले रहे हैं आपकी क्लास नंबर 13 है जूलॉजी। हिस्ट्री में ही आगे बढ़ेंगे अपन, ये क्लास और रहेगी इथोलॉजी की हिस्ट्री की, फिर आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे, कॉन्सेप्ट चलेगी अपने आगे। तो आज का जो अपना हिस्ट्री में एग्जाम्पल है, जो वैज्ञानिक है वो है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ये है ग्रीक दार्शनिक थे। कौन? अरस्तु। तो ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी बुक हिस्टोरिया एनिमेलियम, इनकी जो बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, यानी कि द हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। द हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। ग्रीक दार्शनिक अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने अपनी बुक हिस्टोरिया एनिमेलियम यानी कि द हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स में यह बताया था कि ये जो एनिमल्स हैं इनमें अंतःदृष्टि, पारिवारिक प्रेम, अंतःदृष्टि यानी कि सोचना समझना कि ये सही है ये गलत है, अंतःदृष्टि, पारिवारिक प्रेम, जो परिवार में आपस में प्रेम होता है, जो परिवार के सदस्य हैं उनमें अपन देखते हैं कि पारिवारिक प्रेम होता है, चाहे वो जानवर ले लो चाहे अपन इंसान ले लो, चाहे वो छोटे जीव हो चाहे बड़े जीव हो, उनमें पारिवारिक प्रेम, अंतःदृष्टि और व्यवहार का एक उत्कृष्ट विवरण प्रस्तुत किया था। किन्होंने? ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने। कौन सी बुक में? हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसे अपन बोल सकते हैं द हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन का मैंने इथोलॉजी स्टार्ट हुई थी तब भी इनका जिक्र किया था, और ये किया था कि इन्होंने ये बताया था सबसे पहले कि ये जो एनिमल्स हैं इनमें रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी पाई जाती है, जिसके कारण ये अपनी जो स्पीसीज है या जो पॉपुलेशन है या जो समष्टि है उसको ज्यामितीय रूप से बढ़ाते रहते हैं आगे तक। तो चार्ल्स डार्विन ने, जिनको प्राणियों के व्यवहार के ज्ञान का, ध्यान देना, एनिमल्स के बिहेवियर के ज्ञान का पिता, यानी कि जो चार्ल्स डार्विन है उनको एनिमल्स के बिहेवियर के ज्ञान का, नॉलेज का फादर माना जाता है। तो ये चीज आप नोट कर लेना, फादर ऑफ एनिमल्स बिहेवियर नॉलेज।
यानी जो एनिमल्स के जो बिहेवियर है उसके नॉलेज का पिता माना जाता है चार्ल्स डार्विन को। इन्होंने एक बुक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है द डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स। इनकी बुक का नाम क्या है? द डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स। इन्होंने इस नाम की बुक लिखी थी और उसमें ये बताया था, ये बुक का नाम पॉइंट ऐड करना है आपको। इन्होंने इस बुक के माध्यम से ये बताया था कि हाई लेवल की जो एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन ही क्यों ना हो, उसमें सेंसेस जिन्हें बोलते हैं संवेदनाएं, संवेदनाएं, इमोशन, अटेंशन एंड रीजनिंग, इन्होंने अपनी इस बुक के माध्यम से ये बताया कि जो हाई लेवल के एनिमल्स होते हैं उनमें सेंस, इमोशन, अटेंशन और रीजनिंग जिनका वह स्वयं में होने का दावा करते हैं, छोटे एनिमल्स में भी देखने को मिलती है। यानी कि अपन ये सोचें कि अपन सबसे विकसित प्राणी है, सबसे बुद्धिमान प्राणी है इस पृथ्वी पर, तो ये अपनी गलतफहमी है, क्योंकि अपने ही जैसा व्यवहार, अपने ही जैसे सेंस, इमोशन, अटेंशन और रीजनिंग, तर्क शक्ति जिसे बोलते हैं, ये सभी अन्य एनिमल्स में भी पाई जाती है। कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जिनमें अपने से भी ज़्यादा माइंड चलता है। तो चार्ल्स डार्विन ने अपनी इस बुक के माध्यम से यह बताया कि हाई लेवल की जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को कुछ ज़्यादा मानते हैं इन चीज़ों में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि छोटे एनिमल्स के भी पास ये सारी की सारी कैपेसिटी उपस्थित है। इसीलिए चार्ल्स डार्विन को एनिमल्स के बिहेवियर के नॉलेज का फादर माना जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले साइंटिस्ट की तरफ। ये चीज आपने नोट कर ली होगी। अगले जो साइंटिस्ट है ऑस्कर हेनरोथ एंड कॉनरेड लोरेंज या कॉनरोड लोरेंज, कॉनरोड लोरेंज, ऑस्कर हेनरोथ एंड कॉनरोड लोरेंज, इन साइंटिस्ट ने भी एनिमल्स का जो बिहेवियर है उस पर विस्तृत अध्ययन किया और अपने विवरण प्रस्तुत किए थे। तो अपन हिस्ट्री में चल रहे हैं, तो अपना मेन पर्पस क्या है? जो साइंटिस्ट थे उन्होंने, कौन से साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, उन्होंने क्या किया व्यवहार के बारे में। तो थर्ड नंबर पे मैंने लिया है ऑस्कर हेनरोथ और कॉनरोड लोरेंज। इन्होंने भी एनिमल्स के बिहेवियर की स्टडी की और अपने अपने विवरण प्रस्तुत किए। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, ये नाम ऐड कर लेना आप, वैसे तो नोट्स में मिल जाएंगे आपको, लेकिन समझना है अपन को ये चीज़, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो अपने साइंस वालों की थोड़ी कमी पल्ले पड़ती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ले रहा हूं मैं निकोटीन वर्जन। निकोटीन वर्जन, निकोटीन वर्जन ने लोरेंज के जो एक्सपेरिमेंट्स थे बिहेवियर के ऊपर, उन पे ही अपना रिसर्च किया और अपने विवरण प्रस्तुत किए। निकोटीन वर्जन नामक वैज्ञानिक ने लोरेंज के जो एक्सपेरिमेंट थे,
कॉनराड लोरेंज के उन एक्सपेरिमेंट पे ही अपना काम किया और अपने विवरण प्रस्तुत किए। किसके ऊपर? एनिमल बिहेवियर के ऊपर। इसके बाद है एबिंगहॉस। एबिंगहॉस इन्होंने सन 1855 में, और ये जो बुक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने, द डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स, ये सन 1871 में लिखी थी। तो ये चीज नोट कर लेना आप, 1871 में, 1871 में। तो जो एबिंगहॉस थे, इनको एनिमल्स के बिहेवियर का या एनिमल्स के बिहेवियर की स्टडी का स्तंभ माना जाता है। तो ये चीज अंडरलाइन कर लेना आप नोट्स में, या समझ भी लेना यहाँ पे। जो एबिंगहॉस वैज्ञानिक थे, उनको प्राणियों के व्यवहार का स्तंभ माना जाता है। क्या माना जाता है? स्तंभ। इन्होंने स्पेशली ह्यूमन पर अनेकों एक्सपेरिमेंट किए और अनेक आलेख या विवरण प्रस्तुत किए कि जो इंसान है, जो ह्यूमन है, उसका बिहेवियर खुद के प्रति और अन्य एनिमल्स के प्रति कैसा होता है। इसलिए इनको जो मानव है, जो ह्यूमन है, उनके व्यवहार के ज्ञान का स्तंभ माना जाता है। तो ये चीज अंडरलाइन कर लेना आप। नेक्स्ट साइंटिस्ट लेते हैं अपन, जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा, पावलोव। पावलोव, इयान पावलोव है नाम पूरा। इन्होंने जो एनिमल्स की स्टडी की, जो अध्ययन किया उनके व्यवहार का, वो फिजियोलॉजी के सापेक्ष किया। यानी कि जो एनिमल्स की फिजियोलॉजी होती है, जिसमें उसके सारे सिस्टम आते हैं कि उन सिस्टम की वजह से उस एनिमल का बिहेवियर कैसे प्रभावित होता है। तो जो पावलोव वैज्ञानिक है, इन्होंने फिजियोलॉजी के सापेक्ष व्यवहार का अध्ययन किया। तो ये चीज नोट कर लेना आप कि जो एनिमल्स का जो बिहेवियर है, उसका फिजियोलॉजी पर क्या फर्क पड़ता है, उसके ही सापेक्ष, यानी कि फिजियोलॉजी को आधार बनाया है पावलोव नामक वैज्ञानिक ने, और एनिमल्स के व्यवहार का अध्ययन किया है। अगर आपको पता हो तो आपने 11th या 12th में एक डॉग वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि एक वैज्ञानिक थे पावलोव नाम के, जो उसको एक निश्चित टाइम के लिए उसको कुत्ते को बांध रखा था, एक घंटी बजाते और उसको खाना देते। तो ये चीज़ रूटीन में चलती रही, 1 महीने चली, 2 महीने चली। तो एक बार उन्होंने ऐसा किया कि घंटी तो बजाई। अब घंटी बजाई तो सिंपल सी बात है, उस कुत्ते के मुंह में लार आनी थी, क्योंकि घंटी बजते खाना मिलता था उसे। तो एक दिन घंटी बजाई लेकिन खाना नहीं दिया। तो उस कुत्ते का व्यवहार क्या था? घंटी बजते ही मुंह से लार टपकने लगना कि वो खाना मिलेगा, खाने मिलेगा। लेकिन उस दिन उन्होंने खाना नहीं दिया, तो कुत्ते ने वही व्यवहार प्रदर्शित किया, लार टपकाई। तो इसीलिए इनको फिजियोलॉजी का आधार बना है। ठीक है, तो ये थे पावलोव नामक वैज्ञानिक। अब जितने भी मैंने हिस्ट्री में आपके सामने साइंटिस्ट के नाम रखे हैं, अगर उन सभी का, अगर इन सभी वैज्ञानिकों का अपन एक ही निचोड़ निकाले कि इनसे क्या मतलब निकलता है, तो यही निकलता है कि जो एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे एनिमल्स हो, वो अपना जो बिहेवियर है वो प्रदर्शित करते हैं, चाहे अपनी ही स्पीसीज के मेंबर्स हो, चाहे अपने एनवायरनमेंट के प्रति हो, चाहे अदर एनिमल्स के प्रति हो। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो आदिकालीन मानव था, वो खुद की रक्षा करने के लिए, शिकार करने के लिए, अपने जो जन्मजात जो ज्ञान मिला था उसे शिकार करने का, उसे यूज में लेता था, तभी तो वो शिकार कर पाता था। और वही नॉलेज अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता गया। तो अपन बोल सकते हैं कि जेनेटिक्स का भी जो ये व्यवहार है, बिहेवियर है, इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का रोल है। तभी तो अपन एक एग्जाम्पल लिया था, आपको याद हो इंट्रोडक्शन में, हनी बी का, एपिस मेलिफेरा का, जिसमें जो वर्कर बीज थी, स्टेराइल फीमेल, वो उस छत्ते की साफ सफाई करने का काम कर रही थी।
उनको सिखाया नहीं किसी ने कि आपको ये काम करो, क्योंकि वो जन्मजात चलता आ रहा है। उनके जो पहले वाली पीढ़ियां थी उन्होंने भी ये काम किया है। तो वो जीन जो था साफ सफाई करने का वर्कर बीज में, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है, तभी तो वो उस छत्ते की साफ सफाई कर रही है और मरे हुए लार्वा को छत्ते से बाहर फेंक रही है। क्यों ऐसा काम जो क्वीन बी है वो नहीं कर रही है, जो ड्रोन है वो नहीं कर रहे? क्योंकि उनमें ऐसा जीन होता ही नहीं है, पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। तो उनके द्वारा जो व्यक्त किया गया व्यवहार है वो एक जेनेटिक का ही उदाहरण है। उनमें जो स्पेशल जीन्स है इस व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए, वही इसके लिए जिम्मेदार। तो ये जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, जिसकी स्टडी अपन इथोलॉजी में कर रहे हैं, इसको समझने के लिए जो एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे एनिमल्स हो, जो प्राणी हैं, उनकी जो विकासीय अवस्थाएं हैं उनसे अपन समझना चाहें तो 3 अवधारणाएं दी गई है। एनिमल्स या जो प्राणी हैं उनकी जो अपनी विकासीय अवस्थाएं हैं जिनसे वो गुजरते हैं, अगर उन सभी की अपन अध्ययन करें तो अपन देखेंगे कि 3 मुख्य अवधारणाएं दी गई है वैज्ञानिकों के द्वारा, जो इन एनिमल्स के बिहेवियर को समझाने में सहायता करते हैं। अभी तक तो अपन ने हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन देखा है, अब कुछ अवधारणाएं भी है, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है, जो इन एनिमल्स के बिहेवियर को समझाने में बहुत ही हेल्प करती है। अपन को ये समझ लेना चाहिए कि अपन पढ़ रहे हैं व्यवहार की, तो व्यवहार के बारे में ही बात करेंगे। अच्छे अच्छे मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। जैसे मार्कर है, मैंने आपको समझा दिया, अब मेरे को आपको लिखना है। मैंने बताया कि अवधारणाएं दी, तो मैं आपके सामने अवधारणाएं लिखूंगा। तो मेरा व्यवहार क्या है यहाँ पे अभी लिखने का, और आपका व्यवहार क्या रहेगा मेरे प्रति, उसको समझने का और लिखने का। तो एक प्रकार का व्यवहार ही है। अब इस व्यवहार की जिसमें अपन स्टडी करेंगे, जिस ऐसी साइंस जिसमें इसकी स्टडी की जाती है, वो क्या कहलाएगा, व्यवहारिकी या इथोलॉजी। क्लियर है? तो 3 अवधारणाएं बताई मैंने, जिनमें से फर्स्ट है द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। The theory of evolution by natural selection। नाम सुना होगा आपका इसने पहले भी। इवोल्यूशन मीन्स उद्द विकास, उद्द विकास, और नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक वर्ण। यानी कि ये क्या, कौन सी थ्योरी है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे अपन, उद्द विकास की का प्राकृतिक वर्णवाद। प्राकृतिक वर्णवाद ये किसने दिया था, डार्विन ने। यानी कि जो एनिमल्स का उद्द विकास हुआ है, जो उनमें परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं, चाहे इंसान ले लो चाहे एनिमल्स ले लो, वो कैसे हुए हैं, किसके द्वारा हुए हैं, बाय नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्णवाद। यानी प्रकृति ने उनको सिलेक्ट किया है, क्योंकि आप में कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, आप आगे भी जिंदा रहोगे या आपकी जो पीढ़ी है वो आगे भी चलती रहेगी। तो उस कॉन्सेप्ट को डार्विन ने क्या नाम दिया, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि डार्विन ने ये बताया इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से, इस अवधारणा के माध्यम से, कि जो एनिमल्स हैं उनका जो विकास है, जो उद्द विकास है, वो नेचुरल या नेचर के माध्यम से होता है, नेचर उन्हें सिलेक्ट करती है। इसीलिए उन्होंने अपनी जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, उसका नाम रखा द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर है? तो फर्स्ट अवधारणा तो यह है। सेकंड की मैं बात करूं, कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड यानी तुलनात्मक।
ये मेथड दिया था जॉर्ज डेन। जॉर्ज डेन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कंपैरेटिव या तुलनात्मक मेथड दिया था जो एनिमल्स, ह्यूमंस सभी में बिहेवियर को समझाने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ है। बात करें थर्ड कॉन्सेप्ट की या मेथड की, तो आपने सुना होगा द थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस। द थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स का अपन को पता है आनुवांशिकी, इनहेरिटेंस का होता है जेनेटिक्स का आनुवांशिकी, इनहेरिटेंस का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना। तो जो ये थ्योरी है जो दी थी R.A. फिशर, इन R.A. फिशर नामक वैज्ञानिक और अन्य वैज्ञानिक भी थे इनके साथ, इन्होंने ये बताया कि जो एनिमल्स हैं, कोई भी हो, ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, उनमें जेनेटिक्स जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी जो जेनेटिक्स है उनमें, जो जेनेटिक्स में अपन बात करते हैं स्पेशली जीन्स की, सेल्स की, तो स्पेशली अपनी जीन्स का एग्जांपल लिया है। जो जीन्स होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्पेशल बिहेवियर को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो ये तीन अवधारणाएं हैं, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन जिसको दिया था डार्विन ने, सेकंड है कंपैरेटिव मेथड जॉर्ज डेन, थर्ड है द थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस। ये तीन कॉन्सेप्ट या अवधारणाएं हैं जो अपन को बिहेवियर को समझने में बहुत ही हेल्प करती है। तो ये थी अपनी बिहेवियर या व्यवहार की हिस्ट्री, जिसमें अपन ने बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें अपन फ्रांस और स्पेन की गुफाओं में भी गए हैं, आदिकालीन मानव के पास भी जाके आए हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों के नाम भी लिखे हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम भी लिखा है, और उन्होंने क्या बताया, कौन से वैज्ञानिकों को किसका पिता कहा जाता है, ये भी लिखा। तो ये सभी जो हिस्ट्री में अपन ने बात की वैज्ञानिकों की, ये कई बार आपके मेन एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं, और आपकी जो कंपटीशन के एग्जाम हैं उनमें भी मोस्टली ये पूछे जाते हैं। तो आपको यही करना है कि इनको अच्छे से नोट करना है, अंडरलाइन करना है, ताकि आप उनको लॉन्ग टाइम तक याद रख सको। जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन व्यवहारिकी की या व्यवहार को स्टडी करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स दी गई है साइंटिस्ट के द्वारा, उनकी अपन स्पेशल स्टडी करेंगे विथ डायग्राम। ठीक है, धन्यवाद।